आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत के इतिहास। भारत के इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा था, जहां वो पहले विकसित हुआ। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अवशेष भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए दक्षिणी एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो अब पाकिस्तान और पश्चिम भारत में 2500 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले। आप देखे होंगे कई बार न्यूज़ में भी दिखाता है कि यहाँ पे ये अवशेष मिले, यहाँ पे ये अवशेष मिले। अभी मध्य प्रदेश में हाल में ही मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ही ये जो 7000 से 2500 ईसा पूर्व के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकती। अभी तक कोई इसे पूरा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली है। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया है। 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और उसे पंजाब में बसा दिया गया। यहीं से ऋग्वेद की रचना हो गई। आर्य द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसके संबंध में आर्यों के आगमन से इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी और वो धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा, जिससे जैसे अब हम लोग हिंदू बोलते हैं। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, उसमें विकसित हुई है। आमतौर पर यह अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यताओं का काल 2000 ईसा पूर्व से 6500 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खनन से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यताओं से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू की गई है। आर्य भारतीय मूल के ही ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत आने का न तो कोई पुरातत्व खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही DNA अनुसंधान से कोई प्रमाण मिला है। हाल में ही भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्ती थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे ही मिली थीं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ते हुए निकलती थी, मैदानों से होते हुए समुद्र में जाकर यह विलीन हो गई। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तो इसका वर्णन उसमें बार बार हर जगह नाम इसका अधिकतम दिखाई देगा। यह आज से 4000 वर्ष भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई है। जैसी बात है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो पृथ्वी के प्लेट्स होते हैं वो एक जगह पे स्थिर नहीं होते, वो मूवमेंट करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते रहते हैं, इसीलिए वो नदी सरस्वती नदी सूख गई है। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व 265 से 241 इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसके साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक
और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैला था, पर वो संपूर्ण दक्षिण का नहीं ले सका साम्राज्य। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य के शुरुआती से दक्षिण इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध की जीवन काल में ईसा पूर्व 9वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियाँ महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के दिक्षवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशाम्बी, वत्स, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों पर जो शासन था इतना शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था, जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने मिलाने की नीति अपनी तरफ रखते थे। यद्यपि गणराज्यमत राज्यों के सबसे स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत के छोटे छोटे साम्राज्य में बांटा गया। 8वीं सदी में सिंधु पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। हालांकि हमारे देश में जो इस्लाम आया है वो अरबों का अधिकार है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्कदासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई साल तक राज किए। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलाकुंड के राज्य में 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया में निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश के स्थापना की, जो 300 वर्ष तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया। बाबर का पोता अकबर धार्मिक के लिए विख्यात हो गया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं का बालात मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य बिखर गया, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब मरा तैसे ही शासन शिवाजी का चलने लगा। ठीक है। 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत की आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी का अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। हालांकि अभी तक वो बना रहता है। अभी इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की बात भी होने वाली। तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बात करने वाले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, इमरान से। सामान्य विद्वान भारतीय इतिहास को एक संपन्न अर्धलिखित इतिहास बताते हैं, पर भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं। सिंधु घाटी की लिपि, अशोक की शिलालेख, हेरोडोटस का फिहान, संगम साहित्य, मार्को पोलो, संस्कृत लेखकों आदि से प्राचीन भारत का इतिहास प्राप्त होता है। मध्यकाल में अल-बिरूनी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजाओं की जीवनी भी महत्वपूर्ण है। बाबरनामा, आइन ए अकबरी आदि जीवनियाँ हमें मध्यकाल के बारे में बताती हैं। ठीक है दोस्त, ये रहा संपूर्ण भारत का इतिहास। आपको 10 मिनट में यह भारत का इतिहास आपको पता चल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।